क्लास 12th मैथमेटिक्स का आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक के प्रश्नों का हल। देखिए आज हम लोग का टारगेट काफ़ी बड़ा है क्योंकि पूरे प्रश्नों का हल हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। देखो एक चीज़ हमको आपसे बताने में बिल्कुल मतलब झिझक नहीं हो रही है कि जो लोग स्टार्टिंग से मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं चाहे समझे हैं और उन लोग इस सारा मैंने प्रश्नावली कंप्लीट भी कर चुके होंगे। इसमें कोई बड़ी बात वहाँ लिख दीजिए, वहाँ इसमें कोई बड़ी बात है वो नहीं, एक ही प्रोसेस है। मैंने तुल्यता संबंध साबित करना। देख रहे भाई, तुल्यता संबंध साबित करना। देखो बाबू देह मत कीरो, तुल्यता संबंध साबित करना है तो तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। यार एक चीज़ तुम लोग हमको बताओ कि इसमें इसको भी देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए बराबर समरूप त्रिभुजों का समरूप समुच्चय दे दिया है, मैंने कि केवल इसमें समरूप त्रिभुज है। और ना आर बराबर T1 का T2, जहाँ T1 और T2 दोनों समरूप हैं। इस क्लास से कितने लोग हैं जो इस प्रश्न को बना सकते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो इस प्रश्न को बना सकते हैं? देखिए यही नहीं आप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे हाथ उठाते हैं ना प्रश्नों का हल बताने के लिए या ये बताने के लिए कि मैं इसको बना सकता हूँ, तो इससे टीचर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इससे टीचर का एकदम शांति चित्त होकर के पूरी दुनियादारी से रिश्ता तोड़कर एक एक शब्दों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन यहीं से बनने वाली है। कोई दूसरा चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लाइफ को ब्राइट कर सके या तुम्हारे जीवन को ब्राइट कर सके। इस क्लास को, मैथमेटिक्स क्लास को एक रोचक क्लास बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता हासिल होगी, चाहे मैथमेटिक्स में बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे। तो जो लोग इस प्रश्नावली को बना सकते हैं, जो लोग इस प्रश्नावली को मतलब इस प्रश्नों को बना सकते हैं, मान लो कि वो पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग तो यही करते आ रहे हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, तुल्यता संबंध दर्शाते आ रहे हैं। कहाँ कोई अंतर है? बिल्कुल कहीं से भी कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। चलो बात करो बाबू पहला स्वतुल्य के लिए। ए नंबर देखो, ए बी सी तीन को हम बात करते हैं। पहला कहते हैं स्वतुल्य के लिए, दूसरा करते हैं सममित के लिए, तीसरा करते हैं स्वतुल्य के संक्रामक के लिए। आज जब तीनों हो जाता है तब ये तुल्यता संबंध हो जाता है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं? बोला रे भाई, हाँ चाहे ना बोलो ना, बिल्कुल अच्छी तरह का। ये दोनों समरूप है ना। आप लिख लीजिएगा कि चूंकि T1 तथा T2 समरूप है ना बाबू, समरूप है, एक ही चीज़ में है क्लियर। अरे हम लोग करना क्या है, पहला A1 का A1 मतलब जानते हैं आप लोग 1 1 1, चाहे A B B B, दूसरा में A B तो B A, तीसरा में A B B C तो C A, ये ना बाबू, चाहे A C, सब क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोनों समरूप है ना बाबू। अब देखो कह रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ ना ये कोनो रोचक चीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी वो कनेक्टर के तौर पर लिख देते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लगने के लिए। ये नहीं भी यहाँ लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। चूँकि A1 T1 तो चीज़ है, इसलिए देखो बाबू T1 T2 ये R में है। R में है कि नहीं जी? R में है ना। ये कह रहा है T1 तथा T2 दोनों R में है। मन करो, यहाँ T1 तथा T2 दोनों R में है, अलग अलग बीमारी है। T1 तथा T2 दोनों किस में है जी? R में है। इसलिए लिख देते हैं, कुछ ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ चाहे ये लिख दीजिए। देखो इसलिए है T1 बाबू, है देखो T2 भी तो T1 के समरूप है ना बाबू, समरूप है ना। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं T1, ये किस में लिख सकते हैं? R में। तथा अच्छा हमको मन करे कि हम T1 को बदले, तो T1 भी तो T2 के समरूप है, तो T1 की जगह पर लिख सकते हैं T2 कामा में फिर से T2, ये भी क्यों हो जाएगा जी? R में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? आपको मन करे ना तो यदि ये नहीं लिखना होता यहाँ पर कोष्ट में करके T1 समरूप T2 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम ऊपर समझा दिए हैं। यदि ऊपर नहीं समझाते ना तो कोष्ट में लिखना पड़ता है, कारण कि क्यों आप बराबर लिख रहे हैं, तो हम इससे बराबर लिख रहे हैं कि T1 और T2 दोनों समरूप है, इसीलिए बराबर लिख रहे हैं। लेकिन जब मेन में आप कारण लिख दीजिएगा ना, मेन में कारण लिख दीजिएगा, तो हम नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे पीछे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है नाम। इसलिए R क्या है बाबू? R स्वतुल्य है। एकदम आराम से बात को समझो, पूरा लेसन तुम कंप्लीट करने जा रहे हो। स्वतुल्य है। अब फिर से देखो बाबू, पुनः समझो। अब नंबर बी ये कह रहा है ना कि चूंकि फिर वही चीज़ लिख रहे हैं, चूंकि T1 तथा T2 समरूप है ना बाबू, समरूप है। T1 तथा T2 क्या है जी? समरूप है। इसलिए देखो, इसलिए यदि T1 T2 ये R में है तो
देखो दोनों बराबर है ना जी, तो हम लोग बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। T2 को पहले या T1 कर सकते हैं, बाद में ये भी R में होगा। ये काहे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ना दोनों समरूप है। तो आपको मन करता है आप T1 की जगह पर T2 लिख सकते हैं और T2 की जगह पर T1 लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं बाबू, तो हमको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसी पर बनने वाला है, इसके अलावा दूसरा कोई हमारे पास शक्ति क्षमता नहीं है, इसी पर बनने वाला है, इसलिए लिख रहे हैं। इसलिए R क्या है भाई, R सममित है, सममित है। पूरा कॉन्सेप्ट लीजिए, पूरा दब जम के कॉन्सेप्ट लीजिए। नंबर सी आप लिख लेंगे, देखो बाबू T1 और समरूप T2 दिया है ना, ये कि नहीं दिया है। हम एक और ही मान लेते हैं समरूप T3 और लिख देते हैं माना। अब एक देखो, अब ऐसे लिख दिया ना, तो हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T1 और समरूप T2, चाहे क्वेश्चन में यहाँ लिख सकते हैं T1 समरूप T2, सब सही है। आप इसके लिए कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसकी क्षमता, इसके कॉन्सेप्ट को पहचानो, तभी लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए यदि देखो अब, यदि T1 का T2 ये R में है तथा T1 का T2 R में कहा है कि दिया है कि दोनों समरूप है, तो T2 का T3 तथा T2 का T3 ये क्यों R में है जी, तो अभी हम लोग माने हैं, अभी माने हैं T2 है, दोनों समरूप माने। तो देखो बाबू T1 T2 के समरूप और T2 T3 के समरूप, इसका मतलब T1 T3 के समरूप ना हो जाएगा। तो T1 और T2 ये भी R में, ये भी R में होगा ना बाबू। इसलिए R संक्रामक है, संक्रामक है। अब तो तीनों हो गया ना, स्वतुल्य समित लिख लीजिएगा, चूँकि R स्वतुल्य है ना बाबू, स्वतुल्य सममित तथा नीचे बाबू संक्रामक है, संक्रामक है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों आ गया, तुल्यता संबंध है। ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? देखो बाबू, अब इसमें और क्वेश्चन दिया है बाबू, इसमें और भी क्वेश्चन दिया है। मैंने 12 नंबर तो बन गया। अब करो ना, भुजाओं 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज है T1 का। मैंने 3 वो त्रिभुज दिया है, T1 T2 और T3। इसके 3 को भुजा दे दिया है। देखो बाबू कौन कौन से भुजा दिया है। इसमें दिया है 5 दिया ना जी, 12 और 13। यहाँ पर दूसरा देखो, अरे यार गलत हो गया ना, ऊपर से थोड़ा लिखिए क्योंकि दिखना भी तो चाहिए क्लियर। देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ देखो T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है। इसमें भी 3 को भुजा, इसके भी 3 को भुजा, इसका भी 3 को भुजा। और समकोण त्रिभुज है। पहला है 3, 5, 4, 5। दूसरा क्या है बाबू 5, 12, 13। तीसरा क्या है 6, 8, 10। कह रहा है ना, देखो क्या कह रहा है जी, त्रिभुज पर विचार कीजिए, T1, T2 और T3 में कौन परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित का मतलब ना, जो संबंध दिया है, संबंध का दिया है कि समरूप है। तो कह रहा है कि T1, T2, T3 में कौन संबंधित है। इसका कहने का मतलब ये है कि T1, T2 और T3 में कौन समरूप है। संबंधित का मतलब ये ना सिस्टर, कह रहा है कि कौन कौन संबंधित है, तो संबंधित का मतलब समरूप है। तो T1, T2, T3 इसमें कौन कौन संबंधित मतलब कौन कौन समरूप है। क्लियर समझ लीजिए, चेक कर लेते हैं। पहले ही T1 तथा T2 में चेक कीजिए। अब मिला लो बाबू T1 तथा T2 में, T1 तथा T2 में भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तब ना समरूप होगा बाबू। निकालो तो 3 और बाटा में 5, यहाँ आ जा। 4 और बाटा में 12, यहाँ आ जा। 5 और बाटा में 13। देखो ना, हई कटबे नहीं 13। अब तुम समझो ना बाबू, हई कटबे नहीं करेगा, ये कटबो करेगा, देख बाटा 3 आएगा, ये कटबे नहीं करेगा। ये बराबर है तीनों, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है ना। इसलिए T1 तथा T2 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है का मतलब संबंधित नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब चेक कर लो यहाँ पर, इसमें चेक कर लो आप। दूसरा और तीसरा में लिखेंगे पुनः, देखो भाई बात के बाद ध्यान समझो। T2 तथा T3 में मिलाओ तो यहाँ पर अनुपात निकालो तो
निकालो तो 5/6, 5/6, 12/8, 12/8 और 13/10। देखना भैया ऊपरा कम है, यहाँ ऊपरा कम है, ऊपरे ज़्यादा है। ये काटाएंगे तो कौन बराबर आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए T2 तथा T3 समरूप, आप चाहें ना तो D2 लिख सकते हैं। इसे समरूप नहीं है का मतलब ना संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। डेटी भी लिख सकते हैं। समरूप नहीं का मतलब संबंधित नहीं है, लेकिन ये समरूप है कि नहीं नहीं पूछ रहा संबंधित है कि नहीं है। समरूप तब होगा जब संबंधित होगा, संबंधित तब होगा जब समरूप होगा, तो नहीं है। ये होगा बाबू। अब हेकर हेकरा साथ लेना याद रखिएगा, ठीक है ना। विचल मिटाते हैं यहाँ 3, 4, 5 और 6, 8, 10, इसको याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं। इसलिए T1 तथा T3 संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। लास्ट में देख लो बाबू, लास्ट में पुनः T1 तथा T3 में, T1 तथा T3 में मिलाओ तो बाबू इसे क्या है बाबू? 3/6, 4/8 और 5/10। देखना बाबू सब बराबर आएगा। बराबर निकलना, बराबर हो रहा है, बराबर केंगा देखो ना कहाँ बराबर हो रहा है। ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया ना। तो तीनों नीचे जाओ, ये तीनों बराबर है ना जी। तीनों बराबर है का मतलब समरूप है, समरूप का मतलब संबंधित है। लिखेंगे इसलिए T1 तथा T3 संबंधित है, संबंधित है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। देखो जी, ये कह रहा है कि ए मने बहुभुज का समुच्चय। बहुभुज मतलब क्या? जिसमें जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, ये सब ना बहुभुज है। बहुभुज का मतलब जिसमें एक से अधिक भुजाएं हो। तो एक से अधिक भुजा रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ना जब भुजाओं की संख्या 2 रहता है ना तो कोई बहुभुज नहीं बनता है। जब भुजाओं की संख्या 2 रहता है तब कोई बहुभुज नहीं बनता है। कम से कम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 होनी चाहिए। तो कह रहा है ना, यहाँ समझो, ए बराबर कह रहा है बहुभुज का समुच्चय। देखो बाबू, ए बराबर कह रहा है बहुभुज का समुच्चय। ए का बात यही बोल रहा है। ए का मतलब बहुभुज का समुच्चय। पी तथा क्यू की भुजाओं की संख्या समान है। आपको तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। माने ना भुजाओं की संख्या बराबर है। P1 और P2 ये 2 बहुभुज है। यदि ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज है, ये पंचभुज है तो ये भी पंचभुज है, ये षष्ठभुज है तो ये भी षष्ठभुज है। क्योंकि भुजाओं की संख्या बराबर है। भुजाओं की संख्या, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भुजाओं की संख्या बराबर है। क्या लिखेंगे? चूँकि ए नंबर देखो बाबू, ये नंबर P1 में भुजाओं की संख्या ना बाबू, भुजाओं की संख्या कमा P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है। P2 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या के बराबर है, बराबर है। हो गया ना। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि P1 अकामा P2 ये R में है ना जी। तो ये P1 P2 R में है ना। तो आप देखो बाबू यहीं नीचे आओ। ये P1 तो P2 में जितना भुजा है उतना ही ना भुजा P1 में भी है। तो P2 के भी जगह पर आप चाहे तो P1 लिख सकते हैं, R में कर सकते हैं। तथा उसी प्रकार से यहाँ भी देख लो, उसी प्रकार से यहाँ देख लो। ये P2 तो P1 में जितना भुजा होता है P2 में है, तो P1 की जगह P2 लिख सकते हैं। तो P2 आकामा फिर से P2, ये भी किस में हो जाएगा बाबू? R में हो जाएगा। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। पहला बात क्लियर हो गया। नीचे जाओ, ऊपर आओ बाबू। ये R पहला चीज समतुल्य हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब वही मैंने सेम प्रोसेस है, आप लोग समझें। नंबर बी ये कह रहा है ना बाबू, फिर लाइनों एक बार लिख देते हैं तो कारण नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने लाइनों लिख दीजिएगा ना तो कारण नहीं लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। चूँकि P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या तथ्य कमा
P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है। भुजाओं की संख्या के बराबर है। संख्या के बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं यदि P1 का मान P2 R में है तो आप दोनों को बदल सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो P2 का मान P1 भी R में होगा, इसलिए R सममित है। सममित नहीं समझ आप लोग? कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, खड़े जाओ आप, दोनों खड़े रहो। इसमें कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है, खड़े। इसमें दोनों को कहीं भी कुछ भी समझने में थोड़ी बहुत भी समस्या हो रही है तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। मैं बताने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। आपको समझाना, आपको सही रास्ते पर लेकर चलना, आपको हिंट देना, ये मेरा कर्तव्य है। नंबर सी देखो बाबू, ये लिख लेंगे कि P1 में भुजाओं की संख्या ना बाबू, भुजाओं की संख्या आप बराबर दिया है P2 में भुजाओं की संख्या। P2 में भुजाओं की संख्या नहीं, ऐसे नहीं। P2 में भुजाओं की ये तो दे दिया ना बाबू, ये दे दिया ना। हम एगो मान लेते हैं यहाँ पर P3 भी। P3 में भुजाओं की संख्या मानना पड़ता है वो लास्ट बार के लिए, भुजाओं की संख्या, और लास्ट में माना गया है ना बाबू, तो कोष्ठ में लिख देंगे माना। केवल माना लिख देते हैं क्योंकि माना गया है। आप समझ में यहाँ तक आ गया ना? अब देखो, चूँकि P1 का मान P2 R में होगा तथा P2 का मान P3 R में है ना बाबू, है ना? तो दे दिए कि R में है, हाँ ये दे दिएगा। तो क्या होगा? P1 का मान P3 भी R में है, इसलिए R संक्रामक है। संक्रामक R का है बाबू, संक्रामक। ऊपर आ जा। तो चूंकि R स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। लिखेंगे चूंकि लिखेंगे R स्वतुल्य कमा सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। हो गया। अब देखो 13 नंबर नीचे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों की संख्या निकालिए। माने A में क्या है बाबू? A क्या है? देखिए तो A कहाँ है? यहाँ मिलाओ तो बहुभुजों का समुच्चय। तो ये बहुभुज में से वैसे आकृतियों खींचिए जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हो, मतलब तीने भुजा हो। तो जितना त्रिभुज होता है ना, सब में तीने भुजा होता है। पहले मेरी बात को समझो, क्या ज्ञात करना है ये तुम नहीं समझ पाओगे तो फिर झंझट बढ़ जाएगा। इसलिए नीचे क्या ज्ञात करना है इसको समझो। पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ ले बाबू, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। माने A में कौन कौन सी आएगा जिसमें ना तीनों भुजाएं होंगी। इसके कहने का मेन मतलब यही है कि A में कौन कौन सी आकृति, मतलब बहुभुज में कौन कौन सा बहुभुज हो सकता है जिसमें 3 भुजाएं हों। तो केवल त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। लिखेंगे कि पुनः, अब देखो बाबू, चूँकि क्या बोल रहा है पुनः कि 3, 4 तथा 5 से केवल त्रिभुज ही बन सकता है। डेटे लिख रहे हैं, त्रिभुज ही बन सकता है ना बाबू, त्रिभुज ही बन सकता, त्रिभुज न बनेगा जी। इसलिए A बराबर सभी त्रिभुज का समुच्चय है। सभी कह कि A में कौन कौन सी जगह जिसमें इसके सम आएगा, तो सभी त्रिभुज का समुच्चय मिला लीजिएगा आप लोग।
और ये आपका आंसर आ गया। सभी त्रिभुजों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है कि एल बराबर ना, इसमें ए नहीं दिया है, एल दिया है। एल एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। देखो ये क्वेश्चन जितना देर बनाने में टाइम लगेगा ना, इतना देर में बाकी का सारा क्वेश्चन और 14-15 बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो। तो कह रहा है कि एल बराबर एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का समुच्चय माने एक तल में जितना रेखा स्थित है ना, सबका समुच्चय है। और देखो बाबू L1 L2, जहाँ L1 L2 दोनों समानांतर है। आप नंबर ए में आओ ना बाबू, डायरेक्ट समझो, चूंकि कह रहा है कि L1 समानांतर L2, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा बाबू? तो कोई रेखा इस रेखा के समानांतर है। आप कोई भी रेखा अपने आप खुद का तो समानांतर बिल्कुल होता है, संपाती रेखाएं समानांतर होती हैं। जो ये वाला इसके समानांतर है, तो ये अपने खुद का समानांतर तो जरूर होगा, प्रतिच्छेदी थोड़े होगा। कोई भी रेखा खुद का समानांतर जरूर होती है। हम डायरेक्ट ऐसे भी समझा सकते हैं कि यहाँ दिया है, चूंकि देखो 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 है दिया ना बाबू। अब कह रहा है कि L1 अकामा L2 ये आर में है, आर में है कि नहीं ये? इसलिए देखो जी L1 तो L1, L2 भी L1 के समानांतर ना है। तो जहाँ L2 है वहाँ L1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बाबू? L1 आर में होगा तथा और देखो बाबू ये L1 जब L2 भी लिख सकते हैं कि L2 अकामा फिर L2 ये है, L2 कामा L2 ये भी आर में है। चलो नीचे देख लो बाबू, इसलिए आर स्वतुल्य है। एयर क्या है बाबू? स्वतुल्य है। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग एकाग्रचित होकर के एक लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। यदि आप खुद समझिए कि ये हमको बताना नहीं चाहिए था, चूँकि हालांकि वीडियो बना रहे इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे जनरली क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही है, कोई विशेष अंतर है वो नहीं। आर स्वतुल्य है ना बाबू? बी देखो बाबू L1 कामा L2 ये आर में है ना जी? लिख दीजिए, यदि कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो कोई बात नहीं। L1 कामा L2 चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि L1 कामा L2 आर में है, इसलिए देखो बाबू L2 L1 दोनों समानांतर है ना, दोनों समानांतर है ना जी? तो आप अदल बदल कर सकते हैं कि L2 कामा L1 ये भी आर में होगा। अरे भाई काहे लिखे हैं कि L1 L2 दोनों समानांतर है, तो L1 L2 के समानांतर है, तो L2 भी तो L1 के समानांतर है, नहीं बदल सकते हैं। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए देखो तो इसलिए आर सममित है, आर सममित है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे आजा बाबू। आर स्वतुल्य हो गया, आर सममित हो गया। अब एक और बच रहा है संक्रामक, और एक बच रहा है ना बाबू? क्या बच रहा है? संक्रामक केवल बच रहा है। इस पर माइंड को कंसल्ट करो ताकि तुम इस क्वेश्चन को अभी हत्या तुम कर दो, इस क्वेश्चन को भी बना दो। देख बाबू नंबर सी पर देखो बाबू L1 समानांतर L2 दे दिया है, L1 समानांतर L2 दे दिया है ना जी। आप इसके समानांतर मान लीजिएगा L3, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में माना। क्या लिख देंगे बाबू? माना। अब देखिएगा यदि ये L1 कामा L2 ये दोनों समानांतर है, ये दे दिया है, दोनों समानांतर मतलब आर का आर में है, L2 L3 के समानांतर यह माने हैं। क्या किए हैं बाबू? तथा क्या माने हैं? L2 कामा L3 समानांतर इहो मैंने आर में है, तो L1 L2 के समानांतर दिया है और L2 L3 के समानांतर माना गया है, तो L1 तथा L3 समानांतर ना हो जाएगा? लिख देंगे, इसलिए चाहे लिख दीजिएगा तो L1 L3 भी दोनों समानांतरों का समानांतर का मतलब आर में होगा, इसलिए आर संक्रामक है। चलो जी आर क्या है बाबू? संक्रामक है। तो लिख देंगे इसलिए R1 चूँकि R1 स्वतुल्य कमा सममित तथा संक्रामक है ना बाबू? तथा क्या है बाबू? संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध
संबंध है। हो गया ना बाबू। अब आगे क्वेश्चन और देख लो, क्या संबंध साबित करना था, हो गया। अब कह रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय निकालिए। संबंधित रेखाओं का समुच्चय का मतलब जो जो उसके समानांतर होगा। संबंधित कौन होगा, जो समानांतर होगा, क्योंकि आपका ये सेटे समानांतर के लिए कह रहा है। तो लिख लेंगे अब बाबू, देखो बाबू लिख देंगे पुनः, क्या दिया है वो बोलिएगा, r बराबर y बराबर 2x + 4। अब देख बाबू कह रहा है कि इससे संबंधित सभी रेखाओं को निकालिए। मन इससे अगर आप खींचेंगे, इसे अगर आप खींचेंगे ना, तो वो जो रेखा आएगा ना उसी के समानांतर कितना रेखा खींचा जा सकता है, सबका समुच्चय लिखना है। माने एगो रेखा के समानांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, वही समुच्चय आपको ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, यहाँ कुछ भी रहे, केवल इसका मान यहाँ 2 होना चाहिए, तभी x पर 2 आएगा, और y पर 1 होना चाहिए। यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये y कुछ भी रहे, यहाँ पर 2x आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, c हो सकता है। माने यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, कुछ भी रखिएगा ना तो इसके समानांतर खिंचाएगा। तो ये कह रहा था ना, पहले बात को समझो। जैसे कि ये एगो दे दिया है, वही समानांतर दे दिया है। जब यहाँ 3 रखिएगा तो नीचे आएगा, 2 रखिएगा और नीचे आएगा, 1 रखिएगा नीचे आएगा, 5 रखिएगा ऊपर आएगा। तो सब समानांतर न हो रहा है जी। केवल ना है एक सवाल नहीं, मतलब है ना, प्रवणता नहीं बदलनी चाहिए। एक मानी प्रवणता नहीं बदलनी चाहिए। प्रवणता बदल जाएगा तब समानांतर नहीं होगी, प्रवणता नहीं बदलेगा तो हमेशा समानांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं पुनः इतना से संबंधित रेखाएं ना बाबू, संबंधित रेखाएं मिला लो बाबू, रेखाएं इतना और इतना है, जहाँ C एक अचर पद है, चाहे कोई अचर पद है, C कोई अचर पद है, मैंने चर एक नहीं होना चाहिए, अचर पद है। क्या होगा बाबू, C कोई अचर पद है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? C कोई अचर पद है का मतलब ना वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो चलो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को आपने तमाम किया, इसका काम तमाम किया, जो कि बहुत डेडिकेशन फुल क्वेश्चन था। आपने इसको बड़ी उत्साहवर्धक तरीके से शांति चित्त होकर के आपने इसके आंसर को देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन। लास्ट में केवल 2 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 और 16, केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 15 का बाबू, 15, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ दे दिया है, निकालना। पहले कह देखो, पहला ऑप्शन क्या कर मिलाओ ना कि ना R स्वतुल्य तथा सममित है, संक्रामक नहीं है। B कह रहा है R स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। C कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। और D कह रहा है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब ना तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ये चेक कर लो कौन स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, पता चल जाएगा। पहले देखो ना बाबू, इसमें 1 है, माने 1 2 3 4 तक है ना, तो स्वतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। देखो ना 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब स्वतुल्य है। तो नंबर तुम लिखोगे। अब नंबर नहीं लिखेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि ना ABC करके नंबर दे दिया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। पहले लिखा ना A बराबर B बराबर, स्मॉल हम लोग लिख रहे हैं, वो कैपिटल करके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कैपिटल हम लोग मान लेंगे। A बराबर देखो, देखिएगा 1, है ना R में, 2, भी R में है, 3, भी R में है, और 4, भी R में है। ये सब R में है ना, इसलिए R स्वतुल्य है। R का बाबू स्वतुल्य है। देख बाबू R स्वतुल्य हो गया ना। नंबर B चेक करो बाबू, नंबर B चेक करो। 1, 2 है, इसमें चेक करो कहीं 2, 1 है, नहीं है। तो आगे चेक करने का सब एक ही कोनो ना हो के तो आगे चेक करने का सकता ही नहीं है। लिखेंगे कि 1, 2 ई R में है, लेकिन 2, 1 ये R में नहीं है। इसलिए नीचे आ बाबू, इसलिए R सममित नहीं है, सममित नहीं है, R सममित नहीं होगा। नंबर C लास्ट में देख लो, आ जाओ ऊपर देखा बाबू। तीसरा संक्रामक के लिए बैठाइए आप, देखिएगा कहीं से भी ले लो, कहीं से भी 1, ना बाबू, 1, ठीक है, 1, 2, 2, ये 2 को ले लो। 1,
और 2,2। तो 1,2 है कहीं पर, हाँ 1,2 है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो यहीं से काम चलाना। लिखना कि 1,1 है आर में और 2,2 है आर में, तो 1,2 भी आर में, 1,2 भी आर में, इसलिए संक्रामक हो गया। नीचे आ जाना। लिखना कि 1,1 ये आर में है ना बाबू, तथा 2,2 भी किस में है, आर में है, आर में है। तो 1,2 और 1,2 ये भी आपका आर में है ना बाबू। अरे यार ये देखो ना, यदि भी कर सकते नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है। 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, तो 1,2 भी आर में है। इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। इसलिए आर संक्रामक है। इसलिए आर संक्रामक है। आर क्या है बाबू, संक्रामक है। तो आप क्या देखना है आप लोग, पहला है कि आर स्वतुल्य है, दूसरा है कि आर संमित नहीं है, तीसरा है कि आर संक्रामक है। माने आर स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ऑप्शन मिलाइएगा। इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है तथा संक्रामक है। स्वतुल्य है कमा संक्रामक है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। समझ रहे हैं बाबू ना। आर स्वतुल्य है, संक्रामक सम्मित नहीं है, इसलिए ऑप्शन मिला बाबू। कौन सा ऑप्शन दिया है, नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ लास्टवा में, क्वेश्चन नंबर 16 और सॉल्यूशन समझ लो बाबू, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नंबर 16 का सॉल्यूशन आप ध्यान दीजिए। एन माने कोई भी प्राकृतिक संख्या है। आर का मान दे दिए ए का बी, जहाँ ना ए है ना, बी में से 2 घटाने पर ए के बराबर आना चाहिए और बी का मान 6 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें। नीचे आ जाओ बाबू, इतने में में करेगा सॉल्यूशन हम लोग नीचे से बना रहे हैं। यहाँ से एक और ऑप्शन लेकर चेक करेंगे। नीचे आ जाओ बाबू। पहले 2 को बात यहाँ पर कह रहा है, पहला कि ए बराबर बी माइनस 2 और दूसरा बी का मान 6 से छोटा। ये 2 चीज़ में बोल रहा है, इन्हीं दोनों चीज़ों बनाना है। तो नंबर ए देखो, तो ए जाँच करो, तो ए जांच करो। तो देखिए क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, आप मिला लीजिए पहले क्वेश्चन को। बुक कहाँ गया, क्वेश्चन पहले समझो आप बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समूचे एन में आर इतना द्वारा पर आ रहे, तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कौन सही है ये चुनना है, खाली बताना है कौन सही है। पहला क्या है बाबू, 2,4 ये कह रहा है कि आर में है, प्लेन है। 2,4 आर में है, पहला बात ये कह रहा है। अब देखो बाबू, ये कह रहा है कि बी का मान 6 से बड़ा है। पहला जो है वो ए का मान है, दूसरा क्या है बी का मान है। तो जो बी का मान है ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ बी का मान देखो ना, ये 6 से छोटा है। लिख देंगे चूँकि बी माने 4 ये छोटा है 6 से, आई का कहा था कि बी 6 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका। नंबर ई कौन था, ए था। बी चेक करो बाबू, बी का दे दिया है 3,8 ये किस में है जी, आर में है। तो निकालोगे 3 बराबर निकालो, तो 3 बराबर में हैंग होना चाहिए ना बाबू, माने ए बराबर में लिखेंगे, चूँकि ए बराबर में बी माइनस 2 या ए का मतलब 3 ना, 3 बराबर बी का मतलब 8 माइनस 2 माने 3 बराबर 6। ये सही है बाबू, 3 और 6 बराबर होता है, 3 और 6 बराबर होता है, सही है। तो बोलना रे भाई है सही, माने भी नहीं। लिख देंगे कि यह भी सत्य नहीं है। मिला लेना बाबू, सत्य नहीं है। नीचे आ जा, ऊपर आ जा। 2 को सत्य नहीं है बी नंबर, इसका आंसर तो मिला लीजिएगा। 2 को सत्य नहीं है, बाकी का 2 और चेक कर लीजिए। नंबर सी क्या बोल रहा है बाबू, बोलिएगा 6,8 ई किस में है जी, आर में है। निकाल के पहले चेक करो बाबू, बी का जो मान है वो 6 से बड़ा है कि नहीं बना है। बी का मान क्या है, 8 है। 8 6 से बड़ा है कि नहीं है। और दूसरा चेक करो, 6 बराबर निकालो। 6 बराबर मैंने ए बराबर दिया है बी माइनस 2, मैंने 6 बराबर में 8 माइनस 2 बराबर, या 6 बराबर में 6 बराबर से, सही है ना बाबू, सही है ना। तो ये आपका सत्य आ गया। लिख देंगे
लिख देंगे यह सत्य है, यह सत्य है। मैंने सी नंबर सही हो गया ना। अब हो सकता है कहीं डी भी सही हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो डी भी चेक कर लो। क्या चेक करने में क्या आता है, मैंने चारों में से कोई एक ही सही होगा, सी सही हो गया, डी भी चेक कर लो, कहीं क्वेश्चन गलत दे दे, मैंने ऐसा कंडीशन आ सकता है। अभी आप आंसर नहीं देगा आपके सामने, किसी लड़के को आप समझाएंगे तो आप ऐसे चेक करेंगे ना, इसलिए डी भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। डी भी लिए क्या है 8,7 आर में है, ये तो बी 7 तो ये तो 6 से बड़ा है, है चेक कीजिएगा। a बराबर b माइनस 2 या a का मतलब 8 बराबर 7 माइनस 2 या 8 बराबर 5, सही है बाबू? 8 और 5 बराबर होता है, यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ना बाबू। इसलिए लास्ट में निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सी सही है, सी है ना बाबू, सी सत्य है। मिला ले, आंसर में सी दिया होगा, मिला लीजिए, सी सत्य है, आंसर सी देना चाहिए, दिया। क्लास में पूरी तरह से हम लोगों ने क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके प्रश्नों का पूरी कंप्लीट आंसर हम लोगों ने जाना। प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमने काफ़ी आसान तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, आपके समझने योग्य भाषा में हमने समझाया। तो चलिए अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल।